सुप्रभातम। नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10 और 9 के विद्यार्थियों के लिए खास रूप में व्याकरण के अंतर्गत इसके पहले हम लोग प्रत्याहार का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र उसमें पढ़ चुके हैं और उन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अब हम लोग आगे वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण विचार अर्थात वर्ण को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात यहाँ जानना है कि वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ण का मतलब क्या है। वर्ण को हम लोग वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है अर्थात, और इसको ध्वनि भी कह सकते हैं। ध्वनि, वर्ण को अक्षर, ध्वनि, ये दोनों शब्द कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसको क्या कैसे कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या है, लक्षण इसके कैसे हैं। मुख से निकली हुई, हम सबके बोलते समय मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि अर्थात ध्वनि की सबसे छोटी वो इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जिसका विभाग न किया जा सके अर्थात जिसको बांटा नहीं जा सके, जिसको हम टुकड़ों में नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है अथवा अक्षर कहलाता है अथवा ध्वनि कहलाता है। फिर से परिभाषा इसकी कि मुख से निकली हुई ध्वनि की सबसे छोटी इकाई अर्थात मुख से निकली हुई उस छोटी सी छोटी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। ठीक, और अब इस जैसे हो गया आ, ई, उ, का, च, ट, ये जो अक्षर हैं इनको कहते समय, बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकल रही है जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, इस तरह से ये जितने भी वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अक्षर या ध्वनि, वर्ण भी कह सकते हैं। अब आ को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ई को अलग नहीं कर सकते हैं, टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। और ये जो क, च और ट दिया गया है ये हलंत में ध्यान रखेंगे, इसमें स्वर नहीं है। अब ये भी क्या है? ये भी अक्षर है अथवा ध्वनि है, क्योंकि हम का को भी टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, चा को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते और टा को भी टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो फिर से परिभाषा, मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी जो ध्वनि होती है जिसका विभाग नहीं किया जा सके अर्थात जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिसको खंडित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्ण, अक्षर अथवा ध्वनि कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं, उस माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार, यह 2 प्रकार का होता है। वर्ण जो है 2 प्रकार का होता है अर्थात इसमें स्वर और व्यंजन। जो माहेश्वर सूत्र हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर यह है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अब इसमें जो पहला दिया गया है स्वर, इस स्वर को हम लोग पढ़ेंगे। इसको रफ में नोट करते रहें, कॉपी में नोट भी करते रहेंगे तो आसानी होगी पढ़ने में बाद में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्वर। अब यहाँ पर स्वर की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि जिन अक्षरों अथवा वर्णों अथवा ध्वनियों को, जिन अक्षरों को उच्चारित करते समय अथवा जिन ध्वनियों को हम लोग बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है,
जिन वर्णों को कहते समय या बोलते समय अथवा उच्चारित करते समय किसी अन्य स्वर की सहायता वर्ण की सहायता ना ली जाए वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। और स्वर में इस स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि अच के अंतर्गत जो मास्टर सूत्र हम लोग पढ़े हैं, जब प्रत्याहार बनाते हैं उस प्रत्याहार में अच के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे वर्ण उसी में आ जाते हैं, इसलिए इसको संक्षिप्त में हम लोग अच भी कहते हैं। किसको? स्वर को। अब स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों को उच्चारित करने में अथवा बोलने में अथवा कहने में अन्य किसी वर्ण की सहायता ना ली जाए वह कौन सा वर्ण कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। और यह स्वर वर्ण भी कितने 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। स्वर के 3 प्रकार कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 स्वर हैं। हम लोग इन 3 स्वरों के क्रम में सबसे पहला जो स्वर दिया गया है ह्रस्व स्वर, हम लोग ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को उच्चारित करते समय एक मात्रा का समय लगे, जिन स्वरों को पढ़ते समय अथवा उच्चारित करते समय एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री और ली। ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इन स्वरों को कहने में आ, ई, उ, री और री, इनको कहने में एक मात्रा का समय लग रहा है, अर्थात इनको हम बहुत जल्दी कह दे रहे हैं, शीघ्र कह दे रहे हैं, इसलिए यह कौन सा स्वर होगा? ह्रस्व स्वर होगा। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वर अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारित करते समय अथवा बोलते समय 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात जिन स्वरों को उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगे या कुछ एक जो ह्रस्व स्वर पढ़े हैं इससे अधिक थोड़ा समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जिन स्वरों को पढ़ते समय अथवा उच्चारित करते समय 2 मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर, क्योंकि इनको उच्चारित करते समय अथवा इनको बोलने में इन स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है, यानी कि एक का बजाय 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए ये अक्षर क्या कहलाएंगे? वर्ण क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। साधारण सी बात है, इसमें ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगेगा और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी कि ह्रस्व को हम जल्दी कह देंगे और दीर्घ को उससे थोड़ा देरी में कहेंगे। ठीक, और ठीक उसके बाद जो तीसरा स्वर दिया गया है प्लुत स्वर, तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। इसका एक सूत्र होता है दूरात आह्वाने प्लुत, यानी कि जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं अथवा जिन अक्षरों को कहने में अथवा बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्रा का समय लगे, वहां पर कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण हो गया, हम लोग घरों में बैठ करके ओम का जाप करते हैं, तो कभी कभी होता है हम ओम जल्दी भी कह देते। अगर हम कहेंगे ओम, अगर इस तरह से कहते हैं ये तो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, लेकिन जब हम कहते हैं ओम, इस तरह से अगर हम कहते हैं तो यह क्या कहलाता है?
प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे मान लीजिए ओम लिखना है हमको यहाँ पर, तो हम इस तरह से करके ये इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम जो ओम पढ़ रहे हैं, यहाँ ओ को पढ़ते समय ओ हम काफी देर तक कहते हैं, 3 मात्रा के समय लगाकर कहते हैं, तब अंत में ओम कहने से ओम, इस तरह से अगर हम उच्चारण करते हैं, ये क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी, कोई छात्र अगर दूर चला जाता है, तो हम अगर उसको दूरी से बुलाते हैं, तब भी जो अक्षर होता है, कभी कभी बीच का अक्षर होता है। जैसे मान लीजिए रवि किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम रवि है, अगर मान लीजिए वह रवि हमारे पास में बैठा है, तो हम रवि जल्दी कहेंगे कि रवि यहाँ आओ, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर वही रवि दूर चला गया, काफी लगभग ये समझिए कि 100 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर चला गया, तब हम उसको कैसे कहेंगे? कहेंगे रवि, इस तरह से कहते हैं। ई को हम काफी देर तक कहते हैं, वहां पर भी प्लुत स्वर का ही उपयोग होता है, और इसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। फिर से यहाँ पर ध्यान देंगे, वर्ण विचार यानी वर्ण का यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किए। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है? अक्षर अथवा ध्वनि होता है, यानी कि हमारे मुख से निकली हुई जो है छोटी ध्वनि जो है वर्ण कहलाती है, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। और स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अर्थात जिन स्वरों को उच्चारित करने में अथवा बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिन स्वरों को कहने में अथवा उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाता है। और जिन अक्षरों को उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। यहाँ पर जैसे ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ये सारे अक्षर क्या है? ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इनको कहने में कम समय लग रहा है अथवा 1 मात्रा का समय लग रहा है। दीर्घ स्वर में ये सभी देखिए दीर्घ हैं, इनको कहने, क्योंकि इन अक्षरों को कहने में, इन अक्षरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है, 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर जिन अक्षरों को उच्चारित करने में 3 मात्रा का समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। अब घर पर बैठ करके इन अक्षरों के बारे में थोड़ा घर पर अध्ययन करेंगे। किताबें सबके पास है, किताबों में भी देख करके इसका अध्ययन करते रहें लगातार।